दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस का 40वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी असम में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये राज्य का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं, 55। और मध्य प्रदेश का ये 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सी वक्थॉन हिप्पोपे एल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है संबंधित है ऑप्शन ए राजस्थान से, बी लद्दाख से, सी कर्नाटक से, डी केरल से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख से। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, उसके तहत संचालित भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जिसको कहते हैं, रजिस्ट्री ने उद्योग और वाणिज्य विभाग लद्दाख को लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, सी बकथॉर्न क्या है? ये एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग का खाने योग्य बेरी पैदा करती है जो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन विटामिन विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्डन बुश या गोल्डन माइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी बकथॉर्न जीआई टैग इसको मिला है लद्दाख से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, बी ग्वालियर, सी वाराणसी, डी जयपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और संरचनात्मक के दोहन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए नवंबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया और इसलिए इसे संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड के देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये देश का ऐसा पहला बैंक है जो घरों सड़कों से गंदगी तो साफ करेगा, साथ ही कमाई का जरिया भी बनेगा। इस बैंक से पॉलीथीन इकट्ठा करके आगे भेजा जाएगा जिससे टाइल्स, बोर्ड, गमले आदि सजावटी सामान बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए परमाक्रिसिस, बी एआई, सी बैक्स, डी साइबर वॉर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एआई। ठीक है, एआई को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर एक शब्द चुना गया है। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी ओडिशा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ये भी याद रखेंगे, वाराणसी में स्थित है, नमो घाट पे। ठीक है, नमो घाट पे ये फ्लोटिंग स्टेशन विश्व का पहला ऐसा सीएनजी स्टेशन है
और इसका परिचालन दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातुओं में से एक टैंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? ऑप्शन ए ब्यास, बी चिनाब, सी झेलम, डी सतलुज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज। सतलुज नदी में दुर्लभ धातुओं में से एक टैंटलम पाया गया है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु की इसकी खोज की है। ठीक है, टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। ठीक है, इसे सतलुज नदी में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन ए मिजोरम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, डी मणिपुर में, सी मेघालय में। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। नई प्रजाति का नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया, जो नमूनों की खोज और संग्रह के स्थान के निकट है। ठीक है, मेढकों की पीठ पर अस्थि के उभार के साथ गोल थूथन और चिकनी त्वचा होती है। ठीक है, और उनके अंग गहरे भूरे रंग की धारियों के साथ हल्के भूरे रंग के भी होते हैं। ये म्यूजिक फ्रॉग एक मेढक की बात हो रही है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए मेढक की, बी सांप की, सी कछुए की, डी मछली की। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मछली की। वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड में मिलक नदी से मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। उसको बदीस लिमाकुमी कहते हैं। ठीक है, इसका ये नाम दिया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है मीठे पानी के जल में पाई जाती है। छोटी मछलियों का एक समूह जो धीमी और मध्यम जल प्रवाह वाली नदियों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोंगे सागर भारत और के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी ओमान, डी सिंगापुर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23 उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये याद रखेंगे, नौसैनिक अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये क्या है, ILO ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिस पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया मंच आयोजित कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है, इसमें चर्चा में थी। ILO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों PVTG की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। इसमें करेक्ट आंसर ओडिशा होगा, ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि ओडिशा में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों में PVTG की अधिकतम संख्या 13 है। कितनी संख्या है इसमें? 13 संख्या है। इसके बाद 12 PVTG के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, इसमें 12 हैं, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे कमज़ोर जनजातीय समूह ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसेस एल्बो स्क्वैमोसस की खोज की गई है जो कि एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए मशरूम, बी कटहल, सी तरबूज, डी सेब। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मशरूम। प्लोड स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोधकर्ताओं ने एक नई मशरूम जाति की पहचान की है। ठीक है, जिसे कैंडोलोमाइसेस एल्बो स्क्वैमोसम के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम विशिष्ट सफ़ेद ऊनी स्केल जैसी रचनाओं के साथ एक आकर्षक शहद के रंग की पीली टोपी प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, बी सुरक्षा गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी परिवर्तन अवश्यंभावी, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। इसमें करेक्ट आंसर डी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को प्रेस परिषद पीसीआई की स्थापना की याद में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को हर साल भारत में प्रेस दिवस मनाया जाता है, जो देश में समाचार मीडिया के लिए एक नियामक निकाय के रूप में काम करता है। पीसीआई की स्थापना 1966 में हुई। पीसीआई इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पॉल लिंच, बी सारा बर्नस्टीन, सी चेतना मारू, डी जोनाथन स्कोफ्री। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉल लिंच। दोस्तों, पॉल लिंच की रचना प्रोफेट सॉन्ग को बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखित पूर्ण उपन्यास के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए कानपुर, बी इटावा, सी बाराबंकी, डी जौनपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इटावा। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय के वर्चुअल रूप से इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ भी किया। ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है। ऑप्शन ए बिजली उपभोक्ताओं से, बी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, सी काला धन से, डी आयकर से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिजली उपभोक्ताओं से। उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समायोजन योजना OTS जारी किया। इस योजना के तहत 50 से 100% तक की छूट मिलेगी। एक मुश्त योजना में क्या है, 50 से
100% तक छूट मिलेगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिनका 1 किलोवाट है उनको बिल्कुल छूट मिल जाएगी। ये योजना घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर विशेष ध्यान देती है। इन्हें अब अधिभार और 100% की छूट अधिकतम 12 स्थापनाओं में अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, एक मुश्त योजना बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए देहरादून, बी इंदौर, सी जामनगर, डी सहारनपुर। इसमें करेक्ट आंसर होगा सहारनपुर। डी करेक्ट आंसर है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत को समृद्ध बनाने के लिए लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन से आयोजित किए गए इस पर्व को गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल सहित राज्य स्तर पर लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच मिला। ठीक है, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश भर में पूरे उत्तर प्रदेश में कराया गया था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ राज्य पशु है, कहाँ का राज्य पशु है दोस्तों? ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम का, डी असम का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक मनोरम और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति मिथुन को आधिकारिक तौर पर खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, ये मान्यता मिथुन मांस के व्यावसायिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे इस क्षेत्र में समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए एक आशाजनक आर्थिक बढ़ावा मिले। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु भी है। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है मिथुन, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? ऑप्शन ए 2024, 2025, 2027, 2030। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? इसमें करेक्ट आंसर होगा 2027। सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मुरादाबाद, डी गोरखपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोरखपुर। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मशाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज पंचम अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, ये खेल ग्रामीण लीग उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है दिसंबर 2023 में, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? इसमें ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। विश्व मत्स्य पालन दिवस 22 नवंबर
अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन से सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में। ठीक है, 2020 में, याद कर लेंगे। 22 नवंबर को ये मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, 22 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 2005, 2002, 2007, 2000। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सन 2000। सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया था और ये डेट थी 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य भी बना। ये भी याद कर लेंगे, कौन सा राज्य? 27वां राज्य बना उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देश का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थापित हुआ है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हीरालाल समरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया, किसका प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, भारत चुनाव आयोग का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग का श्री हीरालाल समरिया को क्या प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए सैरा, बी राई, सी धुरिया, डी मयूर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नृत्य वगैरह लोक नृत्य ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, याद कर लेंगे इसको। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य इसमें कौन नहीं है? इसमें मयूर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मयूर नहीं है। बुंदेलखंड का क्षेत्र का जो नृत्य है वो है कार्तिकी, देवी, सायरा, दीव, धुरिया। ठीक है, ये धुरिया भी है, राई, सैरा, ये तीनों हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य। मयूर नहीं है। उसके अलावा भी हैं, पाई डंडा है, घोड़ा है, राय है, कनारा है, कर्तकी है, ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। और ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं रास, मयूर और झूला। मयूर कहाँ का है? मयूर है ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, ब्रज क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी सांची में, सी सारनाथ में, डी राजगृह में। इसमें करेक्ट आंसर होगा सांची में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदी के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म की शिक्षा दी, साथ ही जहां कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से बौद्ध संघ अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसमें बी करेक्ट आंसर है। सांची में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ये धम्म की शिक्षा दी थी। सांची कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए दायमाबाद, बी कोट दीजी, सी आमरी, डी मांडी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मांडी। मांडी हड़प्पा सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर तो बिहार में है। मुजफ्फरनगर ज़िले के मांडी गांव से हड़प्पाकालीन आभूषणों के एक समृद्ध भंडार की खोज ने पुरातत्व जगत को कई कारणों से आश्चर्यचकित किया था। मांडी यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। इस क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता के मुख्य वितरण के रूप में माना जाता है। ठीक है,
स्थान से प्राप्त आभूषणों की विशाल मात्रा इसे पूरे उपमहाद्वीप में नहीं तो भारत में अब तक पाए गए प्राचीन आभूषणों का सबसे बड़ा भंडार बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल स्थित है। मांडी मुजफ्फरनगर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई। ऑप्शन ए 1958 से 60 में, 1940 से 42 में, 1920 से 22 में, 1950 से 52 में। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 1950 से 52 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर के टीले की खुदाई 1950 से 52 में की गई। इसका सांस्कृतिक क्रम बहुत लंबे समय तक फैला रहा, जिसमें व्यवसाय में 4 अंतराल शामिल हुए। ठीक है, सबसे प्रारंभिक बस्ती से पहले अवधि की इसकी थी 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, शुरुआत तक नवीनतम स्तर। ठीक है, तो हस्तिनापुर टीले की खुदाई कब हुई? 1950 से 1952। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन, कुशीनगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी का उल्लेख वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार हुआ है। बौद्ध के काल में कौशाम्बी भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। ये प्राचीन भारत संचार का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि उत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम तक ये मुख्य मार्ग शहर इससे मिलते हुए थे। बी करेक्ट आंसर है, बौद्ध और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजा अवंतीपुर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? ऑप्शन ए काशी, बी चेदी, सी अवंती, डी शूरसेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शूरसेन। राजा अवंतीपुर शूरसेन महाजनपद से संबंधित हैं। शूरसेन महाजनपद यमुना द्वाब क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी कहाँ राजधानी थी? मथुरा। ठीक है, मथुरा राजधानी थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार एक शूरसेन राजा अवंतीपुर एक बौद्ध अनुयायी था। उसका नाम शाब्दिक अर्थ अवंती का पुत्र, शूरसेन और अवंती के बीच एक वैवाहिक गठबंधन की ओर संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेंगे, महाजनपद अवंती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? ऑप्शन ए चेदी, बी काशी, सी कंबोज, डी पांचाल। इसमें करेक्ट आंसर पांचाल होगा। ऑप्शन डी महाजनपद की राजधानी बरेली में पांचाल की थी। पांचाल महाजनपद में वर्तमान रोहिलाखंड जो है, रोहिलखंड जिसको कहते हैं, क्षेत्र शामिल था और इसे गंगा नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया। राज्य की 2 राजधानियां थी, उत्तर पांचाल को और राजधानी अहिच्छत्र थी उत्तर प्रदेश में बरेली में आधुनिक रामनगर के साथ पहचानी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभ शिलालेख, बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सी मंदसौर शिलालेख, डी उदयगिरी शिलालेख। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ शिलालेख। भीतरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर पाया जाता है। इस शिलालेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसने हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, भीतरी शिलालेख में स्कंदगुप्त और हूणों के पराजित होने का उल्लेख किया गया है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर उसके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया।
उन्होंने आगरा से अपनी सल्तनत पर तब तक शासन किया जब तक वहाँ और 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर से लड़ते हुए हार नहीं गए। ठीक है, बाबर से हारने के बाद ये वहाँ से हट गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आजमगढ़, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी अजमेर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। अकबराबाद के नाम से जाना जाता है। आगरा शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ, इसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। ये बादशाहों सम्राटों अकबर जहांगीर शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। ये याद रखेंगे दोस्तों। बाद में शाहजहां ने वर्ष 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, अकबराबाद के नाम से जाना जाने वाला शहर आगरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी कलियर, सी देवा शरीफ, डी गढ़मुक्तेश्वर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देवा शरीफ। देवा शरीफ दोस्तों बाराबंकी ज़िले में है। हर साल सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए आगरा में, आगरा किला, बी बादलगढ़ किला, सी लाल किला, डी बरौली किला। इसमें करेक्ट आंसर बादलगढ़ किला है। वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी बादलगढ़ किले में बनाई। ठीक है, इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। वर्ष 1558 में अकबर आगरा पहुँचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया है कि एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये खंडहर अवस्था में था और अकबर ने इसका पुनर्निर्माण राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बरौली क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। वास्तुकारों ने इसकी नींव रखी, साथ ही इसे भीतरी हिस्से में ईंटों और बाहरी सतह पर बलुआ पत्थर से बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, बी राजपूत, सी जौनपुर सल्तनत, डी परमार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर सल्तनत 1479 तक बस्ती और उसके आसपास के क्षेत्र थे, जौनपुर सल्तनत के अधीन थे, नियंत्रण में रहे। ठीक है, जौनपुर सल्तनत पर अधिकार करने के बाद बहलोल लोदी ने सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सूबेदारी अपने भतीजे मोहम्मद फरमुली को सौंप दी, जिसका मुख्यालय बहराइच में था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खलीलुर रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए गाज़ियाबाद, बी मगहर, सी मुरादाबाद, डी लखनऊ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मगहर। अगला प्रश्न है, जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी चंदावार का युद्ध, डी पलासी का युद्ध। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चंदावार का युद्ध। चंदावार का युद्ध जिसके तहत जयचंद का पतन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीले को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए राजा संसार चंद द्वितीय, बी हमीर चंद, सी राजा रणजीत सिंह, डी राजा ईश्वरी सेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा संसार चंद द्वितीय। राजा संसार चंद द्वितीय के काल में ही हमीरपुर अधिक सुर्खियों में आया। उन्होंने सुजानपुर टीले को अपनी राजधानी बनाया, इस स्थान पर महल और मंदिर बनवाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व दिया था? ऑप्शन ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी रायबरेली, डी उन्नाव। इसमें करेक्ट आंसर होगा रायबरेली।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यक्ति उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था? थे ऑप्शन एक है गंगा प्रसाद वर्मा, 2 AP सेन, सी राय राजेश्वरी बाली, 4 जगत नारायण। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर है डी, 1 2 3 4। ये चारों लोग जो ऊपर नाम दिए गए हैं, गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राय राजेश्वरी बाली, जगत नारायण, ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे और उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी रोशन सिंह, सी लक्ष्मी रमण आचार्य, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया। वो कांग्रेस के समाजवादी गुट से थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वो भूमिगत रहे और गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण करते रहे। वो अकबरपुर के रहने वाले थे। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत भी राम मनोहर लोहिया ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र का प्रताप का प्रशासक था? हिंदी समाचार पत्र प्रताप, इसका प्रकाशक कौन था? ऑप्शन ए हसरत मोहानी, बी गणेशंकर विद्यार्थी, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी विजय सिंह पथिक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, उन्होंने हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, हसरत मोहानी उन्होंने वर्ष 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी बनारस, सी प्रयागराज, डी मेरठ। इसमें करेक्ट आंसर सी है प्रयागराज। दूसरा किसान आंदोलन इसको कहते हैं 1931 में जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने सितंबर 1921 में प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में नो टैक्स अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण उनके प्रमुख सहयोगी थे। महात्मा गांधी 29 अगस्त 1931 को दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए पहले ही जा चुके थे। ठीक है, इस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश अधिकारियों से ब्रिटिश कानूनों के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में संवाद किया। ये प्रयागराज में शुरू हुआ था नो टैक्स अभियान 1931 में। और कब शुरू हुआ था? सितंबर 1931। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह केंद्र ब्रिटिश कमांडर सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है कौन सा है? उत्तर प्रदेश के 1857 के प्रमुख केंद्र और नेता। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और इनके ब्रिटिश कमांडर थे जनरल हेयरूज। ठीक है, और इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, लेकिन कमांडर कौन था? कमांडर थे कर्नल नील। मथुरा देवी सिंह, कमांडर कॉलिन कैंपबेल। और ये मथुरा। कानपुर का कौन था? जनरल रेनॉल्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश किसान सभा, दूसरा अवध किसान सभा, तीसरा एका आंदोलन, चौथा अखिल भारतीय किसान सभा। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
1 2 3 4, ठीक है। इसका कालानुक्रम बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, एका आंदोलन और अखिल भारतीय किसान सभा, ये क्रमशः बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए देवी सिंह, बी राव उमराव सिंह भाटी, सी कदम सिंह, डी लाल प्रताप सिंह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवी सिंह। देवी सिंह ये मथुरा से थी, ठीक है। मथुरा का राजा इन्हें घोषित किया गया था। इनका जन्म मथुरा की राय तहसील में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान वे ब्रज क्षेत्र में विद्रोहियों के नेता थे, ठीक है। उसने राया क्षेत्र के 80 गांव पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बहादुर शाह जफर द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से मथुरा का राजा घोषित किया गया था। बाद में थॉर्नविल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना की मदद से अंग्रेजों ने उसे हरा दिया। 15 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। राव उमराव सिंह भाटी, उन्होंने ये राव उमराव सिंह भाटी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने वर्ष 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वो बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के एक उल्लेखनीय गुर्जर नेता थे, ठीक है। और कदम सिंह, ये कदम सिंह कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लाल प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में कलाकार के राजकुमार थे। उन्होंने वर्ष 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 1858 में चांदा की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक है। तो मथुरा का राजा किसे घोषित किया गया? देवी सिंह को, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए, इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी। 2, मौलाना शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन ए ब्रज, बी अवध, सी पूर्वांचल, डी बुंदेलखंड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रज। चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में हुई। ये एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र में हुई थी। ये भगवान कृष्ण की प्रिय राधा के जन्म के अवसर पर किया जाता है। आमतौर पर ये होली के त्योहार के दिनों में मनाया जाता है। ये नृत्य शैली महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया जाता है? ऑप्शन ए ख्याल नृत्य, बी रासलीला नृत्य, सी छपेली नृत्य, डी धुरंग नृत्य। पुत्र के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र के जन्म पर किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य शैली में बांस और रंगीन सजावटी कागज़ों की मदद से एक लकड़ी का मंदिर बनाया जाता है। कलाकार मंदिर को अपने सिर पर रखकर नृत्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वाग लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 महाराष्ट्र। इसमें करेक्ट आंसर है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। इसमें करेक्ट बी है, 1 और 2 और 3 उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब नाट्य नृत्य शैली है जिसमें नकल शामिल है। इसके साथ गीत और संवाद जो मुख्यतः संवाद प्रधान है। ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। बी सही है, महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, बी फतेहपुर सीकरी घराना, सी सहारनपुर घराना, डी कानपुर घराना। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने को संगीत घराना भी कहा जाता है। संगीत घराने को पूरब घराना कहा जाता है, पूरब घराना भी कहा जाता है। इसे पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों में से एक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।